हाय फ्रेंड्स, बायोलॉजी विद अनुष्का में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम फिर से एक नई क्लास में हैं। जैसा कि कल की क्लास में हमने आपसे कहा था कि हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, लेकिन हम नया चैप्टर आज से नहीं शुरू करेंगे। उससे पहले हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे चैप्टर 1 की, जिसमें पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म होने के बाद हम एनसीईआरटी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पे आएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन कौन से हैं। पहला है, निम्न में से कौन सी विधि सही प्रकार से स्वपोषण की विधि है। पहला क्या है, अपने हाथों से भोजन पकाना और खाना। दूसरा, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण। तीसरा, अमर बेल का परजीवी पोषण। चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण। अब आता है हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्या है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में मुक्त O2 का स्रोत है, यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान O2 मुक्त होती है वो किससे निकलती है, तो किससे निकलती है, जल से। तीसरा क्वेश्चन क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में O2 गैस के रूप में मुक्त होकर किस संरचना से बाहर निकलती है, रंध्र, वात रंध्र, बाह्य त्वचा या फिर वलकुट। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो O2 होता है, O2 गैस के रूप में मुक्त होकर किस संरचना से निकलती है, तो रंध्र से निकलती है। अब हम आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्या है, हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है, तो प्रकाशिक अभिक्रिया या फिर अप्रकाशिक अभिक्रिया, दोनों ए व बी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है अप्रकाशिक अभिक्रिया। अब आते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। पांचवा क्या है, पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण किसमें होता है, जड़ में, तने में, पत्ती में या फिर फूल में। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण किसमें होता है। हमारा छठा क्वेश्चन है, पादपों में वायु प्रदूषण को कम करने वाली प्रक्रिया है श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन या फिर प्रोटीन। तो कौन सी क्रिया है, प्रकाश संश्लेषण। इसमें क्या होता है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान क्या पौधे क्या कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, जिससे वातावरण क्या होता है, शुद्ध हो जाता है। सातवां क्वेश्चन है, यकृत स्रावित करता है। यकृत किसका स्राव करता है, लार का, अग्न्याशय रस का, जठर रस का या फिर पित्त रस का। यकृत क्या स्रावित करता है, पित्त रस। आठवां क्वेश्चन है, मनुष्यों में लार ग्रंथियों की संख्या होती है 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी या फिर 5 जोड़ी। तो आंसर है 3 जोड़ी। 9 है, जठर रस निकलता है अग्न्याशय भित्ति से, क्षुद्रांत भित्ति से, आमाशय भित्ति से या फिर यकृत भित्ति से। तो जठर रस का स्राव कहाँ से होता है, आमाशय भित्ति से। 10वां क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है, अग्न्याशय, यकृत, पीयूष या फिर थायराइड। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, यकृत। 11वां क्वेश्चन है, पित्त का निर्माण होता है पित्ताशय में, यकृत में, अग्न्याशय में या विषण में। तो इसका सही आंसर क्या है, यकृत में। 12वां क्वेश्चन है, मनुष्य में प्रोटीन का पाचन सर्वप्रथम किसमें होता है, मतलब कि सर्वप्रथम पहले पहले प्रोटीन का पाचन किसमें होता है, आमाशय में होता है। 13वां है, ट्रिप्सिन किसके पाचन में सहायता करती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या फिर डी दोनों या फिर दोनों, बी एवं सी। तो ट्रिप्सिन किसका पाचन करती है, प्रोटीन का। 14वां क्वेश्चन है, एमाइलेज एंजाइम क्रिया करता है प्रोटीन पर, कार्बोहाइड्रेट पर, वसा पर या फिर लवणों पर। तो किस पे करता है एमाइलेज, कार्बोहाइड्रेट पर। 15वां है, अग्न्याशयिक रस किसके पाचन में सहायक होता है, प्रोटीन के, प्रोटीन एवं वसा के, प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट के या फिर ये सभी। तो अग्न्याशयी रस ये सभी का पाचन करता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया का अंतिम उत्पाद क्या है, प्रोटीन, वसा, मंड या फिर खनिज लवण। तो क्या है अंतिम उत्पाद, मंड। ऊर्जा की 17वां क्वेश्चन है, ऊर्जा की मुद्रा है डीएनए, आरएनए, एटीपी या फिर क्लोरोफिल। तो क्या है, एटीपी।
अंदरूनी द्वार कोशिकाओं की संख्या होती है? 1, 2, 3 या फिर 4? कितनी होती है? 2। 19वां क्वेश्चन है, किस श्वसन से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? ऑक्सी श्वसन से, किण्वन से, अनॉक्सी श्वसन से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो किससे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? ऑक्सी श्वसन से। 20वां क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव्य में, राइबोसोम्स में, माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर अंतःप्रद्रवी जालिका में? तो कहाँ संपन्न होती है ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया? कोशिका द्रव्य में। 21वां क्वेश्चन है, रंध्र का संबंध होता है परासरण से, विसरण से, वाष्पोत्सर्जन से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो रंध्र से संबंध किसका होता है? वाष्पोत्सर्जन से। 22वां क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में फेफड़ों की संख्या होती है 1 जोड़ा, 2 जोड़ा या फिर ए और बी दोनों? तो हम 1 जोड़ा और 2 भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है? संख्या में पूछा है, तो संख्या में कितनी होती है? 2 होती हैं। 23वां क्वेश्चन है, वायुमंडल में श्वसनांगों द्वारा शुद्ध वायु ग्रहण करना और अशुद्ध वायु को बाहर निकालना कहलाता है? श्वसन, श्वासोच्छ्वास, आंतरिक श्वसन या निःश्वसन? क्या कहलाता है? श्वासोच्छ्वास। 24वां क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उत्सर्जन में, श्वसन में, पाचन में या फिर वृद्धि में? तो किसमें? श्वसन में। हीमोग्लोबिन क्या है? श्वसन वर्धक है, जो कि आरबीसी में पाया जाता है। 25वां क्वेश्चन है, लाल रुधिराणुओं का जीवन काल होता है 110 दिन, 100 दिन, 120 दिन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कितना होता है? 120 दिन। 26वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रुधिर कणिकाएं शरीर में आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करती है? श्वेत रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं, प्लेटलेट्स या फिर हीमोग्लोबिन? तो कौन करता है नष्ट? श्वेत रुधिर कणिकाएं। 27वां क्वेश्चन है, शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है शिराएं, महाशिरा, बाह्यनिलय या फिर महाधमनी? तो कौन लेकर जाता है शुद्ध रुधिर को पूरे शरीर में? महाधमनी। मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है 1, 2, 3 या फिर 4? तो कितनी होती है? 4। 29वां क्वेश्चन है, पल्मोनरी शिरा खुलती है या रुधिर लाती है? मतलब कि पल्मोनरी शिरा कहाँ पर खुलती है या फिर वो रुधिर कहाँ पर लेकर आती है? दाएं अलिंद में, बाएं अलिंद में, बाएं निलय में या फिर दाएं निलय में? तो कहाँ पर? बाएं अलिंद में। 30वां क्वेश्चन है, दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर किस अंग में आता है? फेफड़ों में, आहार नाल में, हृदय में या फिर त्वचा में? तो दाएं निलय से जो अशुद्ध रुधिर वो कहाँ आता है? फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए। 31वां है, फुफ्फुस धमनियों से अशुद्ध रुधिर चला जाता है कहाँ पे? हृदय में, फेफड़ों में, शरीर के अग्र एवं पश्च महाधमनी में या फिर दाएं अलिंद में? तो फुफ्फुस धमनियों से जो अशुद्ध रुधिर वो कहाँ जाता है? फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए। उसके बाद 32वां क्वेश्चन है, रुधिर दाब मापने के लिए प्रयोग करते हैं बैरोमीटर का, स्टेथोस्कोप का, थर्मामीटर का या फिर स्फिग्मोमैनोमीटर का? तो किसका उपयोग करते हैं रुधिर दाब को मापने में? स्फिग्मोमैनोमीटर का। 33वां क्वेश्चन है, शुद्ध रुधिर बहता है फुफ्फुस धमनी में, पश्च महाशिरा में, अग्र महाशिरा में या फिर फुफ्फुस शिरा में? तो शुद्ध रुधिर कहाँ बहता है? फुफ्फुस शिरा में। 34वां क्वेश्चन है, जल तथा खनिज लवणों को कौन सा ऊतक पादप के विभिन्न भागों में पहुंचाता है? मृदुतक, जाइलम, फ्लोएम या फिर कैम्बियम? तो कौन पहुंचाता है जल और खनिज लवणों को? जाइलम। 35वां क्वेश्चन है, खनिज लवणों का अवशोषण होता है जड़ों द्वारा, तने द्वारा, पत्तियों द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो खनिज लवणों का अवशोषण किसके द्वारा होता है? जड़ों द्वारा। 36वां क्वेश्चन है, पत्तियों में बने हुए खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है जाइलम द्वारा, फ्लोएम द्वारा, कैम्बियम द्वारा या फिर ये सभी? तो पत्तियों में बने हुए खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? फ्लोएम द्वारा। फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है सुक्रोज के रूप में, प्रोटीन के रूप में, हार्मोन के रूप में, वसा के रूप में? तो किसके रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में। 38वां क्वेश्चन है, मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी उत्पाद होता है अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल या फिर अमीनो अम्ल? तो क्या मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी उत्पाद है? यूरिया।
39वां क्वेश्चन है, मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग है वृक्क, फेफड़े, त्वचा या फिर यकृत। तो मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है? वृक्क है। 40वां क्वेश्चन है, वृक्क बना होता है मूत्रवाहिनियों से, मेलपीगियन नलिकाओं से, नेफ्रॉन से या फिर शुक्रजनक नलिकाओं से। तो वृक्क किससे मिलकर बना होता है? नेफ्रॉन से। 41वां क्वेश्चन है, वुमेन संपुट किसका भाग है? यकृत वाहिनी का, सभी उत्सर्जन नलिकाओं का, वृक्क नलिका का या फिर सभी शुक्रजनक नलिकाओं का। तो वुमेन संपुट किसका भाग है? वृक्क नलिका यानी कि नेफ्रॉन का। 42वां क्वेश्चन है, केशिका गुच्छ किसमें पाया जाता है? यकृत में, रुधिर में, आमाशय में या फिर वुमेन संपुट में। तो केशिका गुच्छ कहाँ पर पाया जाता है? वुमेन संपुट में। 43वां क्वेश्चन है, यकृत संश्लेषित करता है शर्करा, रुधिर, यूरिया या फिर प्रोटीन। तो यकृत क्या संश्लेषित करता है? यूरिया को। ये क्या करता है? अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। 44वां क्वेश्चन है, पादपों में जलीय अपशिष्ट उत्पाद का उदाहरण है रबर, लौंग का तेल, गोंद या फिर ये सभी। तो ये सभी अपशिष्ट उत्पाद हैं। 45वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पद मूत्र निर्माण का हिस्सा है? परनिस्यंदन, वर्णात्मक पुनरावशोषण, वाहिकी श्रावण या फिर ये सभी। तो ये सभी मूत्र निर्माण के पद हैं। आज की क्लास में हमने पूरा 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट किया है। अब हम कल की क्लास में देखेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।